हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमवाई। एंड आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड क्या प्रोवाइड करता है, क्यों भाई ज़रूरत होती है फूड की? तो फूड सप्लाईज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। हमें फूड की ज़रूरत, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट ठीक से हो सके, ग्रोथ हो सके और हेल्थ भी बनी रहे। दोनों प्लांट और एनिमल्स जो है सोर्सेज होते हैं फूड के, ये आपने 6th में ही पढ़ा होगा, क्लास 6 में। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। हमें ये दोनों ही जितने भी सोर्सेज हैं फूड के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। वी रीड इन न्यूज़पेपर्स, कॉन्स्टेंटली हम पढ़ते रहते हैं कि एफर्ट्स जो है किए जा रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। और ये ज़रूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है? जिससे कि हम करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो भी है उससे उससे भी तो काम चल सकता है भाई। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसका जवाब भी दिया हुआ है कि इंडिया जो है बहुत पॉपुलस कंट्री है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 बिलियन पीपल है हमारे देश में। एंड साथ ही साथ ये स्टिल ग्रो भी कर रही है, आए दिन पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है रेट में। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, फूड भी भाई वैसे ही हमको रिक्वायर्ड है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो हमें जो है कम से कम 250 टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर जरूरत पड़ सकती है। तो दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। अगर ज्यादा लैंड होगा वहां पे हम फार्मिंग करेंगे तभी तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन इंडिया ऑलरेडी इंटेंसिवली बहुत कल्टिवेटेड है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बहुत कम स्कोप है कि हम लैंड एरिया इंक्रीज कर सके कल्टीवेशन के लिए। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency. तो हमें क्या करने की जरूरत है? To increase our production efficiency for both crops and livestock. तो livestock और crops को हम क्या करें? हम उनका प्रोडक्शन एफिशिएंसी ही क्यों ना बढ़ा दें। ठीक है, तो एफर्ट्स जो है किए गए थे फूड डिमांड को भी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फूड डिमांड को जो है पूरी करने के लिए, और इंक्रीज किया गया था फूड प्रोडक्शन को, जिससे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे देश में, राइट, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हेल्प किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये जो टर्म है ये जो है इसीलिए यूज किया ही गया था कि इंक्रीज इन व्हीट और राइस का जो यील्ड था उसको इंक्रीज किया गया था, वो भी उन कंट्रीज में जो डेवलप कर रही हैं। ठीक है, और ये जो है साथ ही साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इंक्रीज तो किया ही था प्रोडक्शन का, लेकिन साथ ही साथ हमने फर्टिलाइजर्स का, न्यू टेक्नोलॉजीज का या फिर केमिकल इनपुट्स भी बढ़ाए थे इसमें। ठीक है, और ये जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन ये दिया था विलियम गॉर्ड ने। एंड साथ ही साथ में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए तो कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग। और अगर बात की जाए कि फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कौन है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो उसमें आप कहेंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव आल्सो हैड वाइट रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन की बात की गई है, तो वाइट रेवोल्यूशन ये जो टर्म है ये कहाँ से आया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है क्या किया था, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड इनिशिएट किया था, जिसको कि वाइट रेवोल्यूशन कहा गया था। इसके बाद जो है भाई जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया था उसी के जस्ट बाद वाइट रेवोल्यूशन इन्होंने लागू किया था। देन उसके बाद जो है इसमें क्या था, वाइट रेवोल्यूशन में, वाइट रेवोल्यूशन जो है इस मोटिव से शुरू किया गया था ताकि हम मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके और हमारे देश को एक लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बना सके पूरे ही दुनिया में, ठीक है, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk, right? Now however these revolution mean that our natural resources are getting used more intensively, यानी कि इन रेवोल्यूशंस का ये भी मतलब था कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक यूज़ कर रहे थे, जिससे कि क्या हो रहा था, हम डैमेज भी कॉज कर रहे थे इन नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, और उनका बैलेंस जो है हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इसलिए ये भी साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है कि हम फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करें बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए, ना ही जो है डिस्टर्ब कर दें हम उनका बैलेंस। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट आते हैं, हेंस देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसीलिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में ज़रूरत है। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज। भाई अगर हम ग्रेन प्रोडक्शन को हम अगर इंक्रीज भी कर दें, जहाँ पे भी हम वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं, उन अगर ग्रेन प्रोडक्शन को हम वहाँ पे इंक्रीज भी कर दें, इससे मॉल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। तो हमें जो है भाई पीपल को, लोगों को पैसों की भी तो ज़रूरत होती है परचेज करने के लिए फूड। फूड सिक्योरिटी देने का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी देने का मतलब होता है कि हम फूड अवेलेबल कर सकें और साथ ही साथ जो है हम फूड को लोगों तक पहुंचा भी सके, लोगों को एक्सेस हो उस फूड पे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसको जो है चाहिए, वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए। तो हम क्या करते हैं, उनकी अगर हम उन लोगों की इनकम इंक्रीज कर दें जो लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो हम जो है प्रॉब्लम हंगर की ख़त्म कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अंडरटेक करना चाहिए, है ना, किस लिए? टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स फॉर सस्टेन लाइवलीहुड। क्या क्या अंडरटेक करना चाहिए हमें? मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब ये मिक्स फार्मिंग क्या होता है? तो मिक्स फार्मिंग होता है एक ही पीस ऑफ लैंड पे जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हम उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग होता है जब हम ऑल्टरनेट पैचेस में जैसे एक साइड हमने राइस उगा दी, एक साइड हमने बाजरा उगा दिया, फिर राइस देन बाजरा, एक रोज में इनको ऑल्टरनेट रोज में हम क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं, तो इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों हम और कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं यील्ड ऑफ क्रॉप और लाइव स्टॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग दी है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो आप सभी को पता है कि सीरियल्स जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज, मिलेट, सोरगम, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है हमारी बॉडी की। पल्सेस जैसे कि ग्राम, चना, पी, मटर, लेंटिल, मसूर, ब्लैक ग्राम, उड़द जिसे कहते हैं, ग्रीन ग्राम, मूंग जिसे कहते हैं, पिजन पी, अरहर, लेंटिल, मसूर, ये सब हमें क्या देते हैं? प्रोटीन देते हैं। और कुछ ऑयल सीड्स होती हैं, ऑयल सीड्स जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सब हमें फैट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आते हैं वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये हमें रेंज ऑफ विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कुछ अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी प्रोवाइड करता है। अब इन एडिशन टू फूड क्रॉप्स कुछ फॉडर क्रॉप्स भी होते हैं, जैसे कि क्या क्या? बरसिंग, ओट्स, सुदान ग्रास,
ये सब हम रेज करते हैं किस लिए, ग्रो करते हैं किस लिए, एज फूड फॉर लाइफ स्टॉक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये सबसे ऊपर जो पैराग्राफ था अभी जो हम पढ़ के आए हैं उसमें ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर और फोटो पीरियड। हर क्रॉप के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर और फोटो पीरियड की जरूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ के लिए, है ना, जैसे कि उनके ग्रोथ और कंप्लीशन, उनके लाइफ साइकिल का कंप्लीशन के लिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इनका ग्रोथ और उनकी लाइफ साइकिल। देन फोटो पीरियड, यहाँ पे वर्ड आया था, फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, कितना ड्यूरेशन है सनलाइट का प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, और ग्रोथ जो है प्लांट्स की और फ्लावरिंग दोनों ही किस पे डिपेंड होती है, फोटो पीरियड पे, यानी कि सनलाइट पे। As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis, क्योंकि सनलाइट में ही तो प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कुछ दिए हुए हैं इनमें। तो देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं खारिफ क्रॉप। ठीक है, या खारिफ सीजन में ग्रो करे जाते हैं। कौन से सीजन में, मंथ से लेके जून तक। ठीक है, मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर तक। ठीक है, एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। कुछ क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, जिसको कहते हैं राबी क्रॉप। ठीक है, और कौन से सीजन में, नवंबर टू अप्रैल में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सभी क्या है, ये सभी खारिफ क्रॉप है। वेयर एज वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सभी क्या है, ये सभी राबी क्रॉप है। इंडिया में देयर हैज बीन अ 4 times इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2010। भाई 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में फूड ग्रेन्स के 1952 से लेकर 2010 तक। लेकिन जो है केवल 25% इंक्रीज जो है कहाँ पर हुआ है, कल्टीवेटेड लैंड एरिया में। यानी लैंड एरिया, कल्टीवेबल लैंड एरिया तो कम बढ़ा है, लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। अब ये कैसे हमने अचीव किया, तो इफ वी थिंक ऑफ प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, अगर हम ये सोचे कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम इन्वॉल्व होती हैं फार्मिंग में, हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं, सबसे पहली जो होती है, फोर मोस्ट रिक्वायर्ड, वो होता है चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। ठीक है, चॉइस क्या है सीड्स की प्लांट करने के लिए। और दूसरा क्या है, सेकंड इज द नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी हम उसे नर्चर कैसे कर रहे हैं। ठीक, देन उसके बाद द थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। ठीक है, अब हम उनको प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं, ठीक है, जैसे इंसेक्ट से या पेस्ट से हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Thus, a major group of activities for improving crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production improvement and crop protection management. ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी वो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं जो हमें गुड यील्ड दे सके। और वैरायटी या फिर स्ट्रेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ब्रीडिंग करा के। ठीक है, इस ब्रीडिंग किससे कराते हैं, उन वैरायटीज से जो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं या जो रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स देते हैं या प्रोडक्शन क्वालिटी या हाई यील्ड जिनकी होती है। ठीक है, then one way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization.
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं into crop varieties. Now hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants. Genetically dissimilar plants के बीच में जो भी क्रॉसिंग होती है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ये क्रॉसिंग जो है इंटर वेराइटल भी हो सकती है. इंटर वेराइटल मतलब दो वेराइटीज के बीच, ठीक है, और वेराइटल से वैरायटी वर्ड से आया है, तो बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज. इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, वो भी सेम जीनस के. और इंटर जेनेरिक मतलब दो डिफरेंट जेनेरा के बीच में. Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristics. दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि हम किसी जीन को इंट्रोड्यूस कर दें जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए, जो भी हमें इनपुट डालना है या जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर का जीन हमें डालना है वो हम डाल दें जिस भी क्रॉप को हम ग्रो करना चाहते हैं. दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है. फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटीज प्रोड्यूस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज. भाई न्यू वेराइटीज को एक्सेप्ट होने के लिए उन्हें क्या करना होगा, जो भी हम वेराइटीज हम चूज करते हैं वो वेराइटी हाई यील्ड तब प्रोड्यूस करे चाहे वो जैसी भी कंडीशन में रहे, जिस भी कंडीशन में हम उन्हें ग्रो करते हैं वहां पे वो हाई यील्ड प्रोड्यूस करे. ठीक है, तो वो वैरायटी जो है एक्सेप्टेड होगी. फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी. फार्मर्स को गुड क्वालिटी सीड्स जो है प्रोवाइड करें पर्टिकुलर वैरायटी की. दैट इज सीड्स शुड बी ऑफ सेम वैरायटी, सारी ही सेम वैरायटी की होनी चाहिए और जर्मिनेट करे सेम कंडीशंस पे. ठीक है. देन उसके बाद कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. कल्टीवेशन क्रॉप प्रैक्टिसेस जो है और क्रॉप यील्ड जो है वेदर, सॉइल क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे भी निर्भर करती है. ठीक है, कितना पानी की ज़रूरत है, कैसा वेदर है वहाँ पे. ठीक है, गर्मी का मौसम रहता है या केवल जो है बारिश ही होती है उस एरिया में, या सॉइल का क्वालिटी क्या है. सिंस वेदर कंडीशंस सच एज ड्रॉट और फ्लड सिचुएशंस, क्योंकि ड्रॉट और फ्लड सिचुएशंस जो है अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो वेराइटीज उनको चूज किया जाता है जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सके. इसी तरीके से वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, इनको भी डेवलप किया गया है. भाई सलाइन सॉइल में भी जो क्या कर सके, डेवलप हो सके या ग्रो कर सके, उनको जो है उनको भी डेवलप किया गया है. अब देखिए यहाँ नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि जिससे कि वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जाता है. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है हायर यील्ड. टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़ लैंड पे प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज भाई करना, इसी को हायर यील्ड कहते हैं. भाई वही हायर यील्ड देगा. इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब भाई वो क्रॉप प्रोडक्ट्स हम ग्रो करें जो मतलब क्वालिटी हो जिस क्रॉप में. ठीक है, जैसे कि वीट के लिए क्या हो सकता है क्वालिटी उसकी, भाई बेकिंग क्वालिटी उसकी अच्छी हो, है ना. पल्स के लिए प्रोटीन क्वालिटी उसकी अच्छी हो. ठीक है, ऑयल के लिए ऑयल सीड्स, भाई ऑयल क्वालिटी अच्छी हो ऑयल सीड्स के लिए. ठीक है, और प्रिजर्विंग क्वालिटी जो है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में अच्छी हो. ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस. अब ये क्या है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक का मतलब ये होता है, बायोटिक का मतलब जो रिलेटेड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एबायोटिक जो रिलेटेड होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से. तो बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनको रेजिस्टेंट बना दें. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, निमेटोड्स हो गए, हम इनसे उनको रेजिस्टेंट बना दें. एंड एबायोटिक मतलब जैसे कि ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, इनसे हम क्या कर दें, इनसे हम रेजिस्टेंट बना दे क्रॉप को. ठीक है,
तो ये जो है इन स्ट्रेसेस को फिर टॉलरेट कर सकते हैं वो क्रॉप, ठीक। और यही स्ट्रेस से अगर रेजिस्टेंट है वो वैरायटीज तो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकता है। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, अब ये क्या है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप्स शॉर्टर ड्यूरेशन के जो है होते हैं, यानी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है उनका, वो अगर शॉर्टर है, ठीक है, तो जो है इकोनॉमिकल जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, वो वैरायटी इकोनॉमिकल ज्यादा होगी, ठीक। जैसे कि शॉर्टर ड्यूरेशन क्या करता है, फार्मर को मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि 3 महीने में हमने ये क्रॉप, पर्टिकुलर क्रॉप हमने लगा लिया, यूजुअली वो 6 मंथ में हम उसका सोइंग और हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, बट वही क्रॉप हमने, फार्मर ने क्या किया, इम्प्रूव्ड वेराइटी लगा के 3 महीने में ग्रो कर दिया। तो कौन सी वेराइटी, तो अगले 3 महीने में वो कुछ और क्रॉप भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। नाउ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन भी जो है रिड्यूस कर सकता है। कैसे, 6 महीने में हम इरिगेशन फैसिलिटी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं पानी खेतों में, है ना, हमारा जो पैसा है वो खर्च हो रहा है उसमें, है ना, फर्टिलाइजर मैन्योर हम 6 महीने दे रहे हैं, वहीं अगर 3 महीने में ही उसका काम अगर हो जाता है तो हम जो है पैसे, कॉस्ट जो है हमें कम लगेगी 3 महीने में। Uniform maturity, making the harvesting process easy and reduces losses during harvesting. Uniform maturity, अगर मेच्योर यूनिफॉर्मली हो रहे हैं वो, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी इजी हो जाता है और लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब कि जो भी वैरायटी है उसकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन जो है स्टेबल हो जाएगा डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक है। जैसे कि कोई एक वैरायटी है, वो जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, हम डिफरेंट एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही वैरायटी को हम कई जगहों पर ग्रो कर सकते हैं, है ना, यानी वाइडर अडेप्टेबिलिटी है उस क्रॉप की, यानी वो सर्दी के मौसम में भी ग्रो कर सकता है, वो गर्मी में भी ग्रो कर सकता है और रेनी सीजन में भी ग्रो कर सकता है। इसका मतलब होता है वाइडर अडेप्टेबिलिटी का। नेक्स्ट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। ये जो है क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं किसके, फॉडर क्रॉप्स के। जैसे कि डॉर्फनेस होता है इज डिजायर्ड इन सीरियल्स। सीरियल्स में भाई डॉर्फनेस को जो है ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर है। क्यों क्यों डिजायरेबल है, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, है ना। अगर बहुत ज्यादा क्या होगा, अगर छोटे होंगे सीरियल क्रॉप्स तो कम से कम प्रोडक्ट जो है न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन होगा, ठीक है। दस डेवलपिंग वेराइटीज आर ऑफ डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। इसी तरह जो भी वेराइटीज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स की होंगी वो हेल्प करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी देने के, ठीक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ। हाउ डू एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो ये भी अभी लास्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट जो है हेडिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, इन इंडिया as in many other agriculture based countries, जैसे कि बाकी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज में भी होता है, तो इंडिया में भी फार्मिंग जो है वो रेंज करती है स्मॉल टू लार्ज फार्म्स। डिफरेंट फार्मर्स जो है वो उनके पास ज़्यादा लैंड भी होता है और लेस लैंड भी होता है कल्टीवेशन के लिए। मनी और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज भी ज़्यादा कम होता है। इन शॉर्ट, अगर मनी और फाइनेंशियल कंडीशन जो है अगर फार्मर्स की अच्छी नहीं है तो वो जो है इम्पैक्ट डाल सकती है उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे,
ठीक है, तो इट इज द मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स. कोरिलेशन भी होता है हायर इनपुट का भी और यील्ड का भी. ठीक है, दस फार्मर्स जो है जो परचेज करते हैं कैपेसिटी फॉर इनपुट्स, वो डिसाइड करते हैं उनका क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होंगी. देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो है कई डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं. नो कॉस्ट प्रोडक्शन एक होता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड एक होता है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. thus just as we need food for development, ग्रोथ और वेलबींग के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी रिक्वायर होता है न्यूट्रिएंट्स अपने ग्रोथ के लिए. तो न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई किया जाता है प्लांट को बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. ये सप्लाई कहाँ से होते हैं न्यूट्रिएंट्स? एयर, वाटर और सॉइल से. टोटल जो है 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल फॉर प्लांट्स, जिसमें से एयर जो है वो सप्लाई करता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन सॉरी, और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आता है? वाटर से आता है. सॉइल जो है सप्लाई करता है अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. जो बाकी के 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सॉइल से. देन अमंग दीज 13 न्यूट्रिएंट्स 6 जो है क्या होते हैं? लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और बाकी के 7 क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक. नेक्स्ट जो है अब आते हैं डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. अगर इनकी डिफिशियंसी होती है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है प्लांट्स के वो इम्पैक्ट या इफेक्ट हो सकते हैं. ठीक. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ या फिर ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस. और इंक्रीज करने के लिए यील्ड को सॉइल जो है उसको इनरिच करना पड़ता है इन्हीं न्यूट्रिएंट से इन द फॉर्म ऑफ मेन्योर और फर्टिलाइजर्स के थ्रू. ठीक है, तो सोर्स क्या होता है? सबसे पहला तो एयर से हमें क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन. वाटर से हमें क्या, कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बाकी जो है सॉइल से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि कितने होते हैं नंबर में? 6 इन नंबर. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं, NPK, एंड रेस्ट क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. द अदर्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स? तो 3 सोर्सेस आप बता दीजिए, और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिलते हैं आप ये बता दीजिए. मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ज्यादा क्वांटिटी होती है किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की. और ये ऑल्सो सप्लाई करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. मैन्योर जो है वो कैसे बनता है? तो डिकम्पोजिशन से बनता है. किसके डिकम्पोजिशन से? ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट. मैन्योर किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. और साथ ही साथ ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है. The bulk of organic matter in manure helps in improving soil structure. जो organic matter बल्क में होता है मेन्योर में, वो किस में हेल्प करता है? सॉइल को स्ट्रक्चर देने में. This involves increasing water holding capacity in sandy soils. Sandy soils में water holding capacity increase हो जाती है because of that organic matter. ठीक है. और clay soils में अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो ड्रेनेज में या वाटर लॉग ना हो वहां पे, इसको अवॉइड करता है. ठीक है. इन यूजिंग मेन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल. ठीक है, विच इज एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग
आर एनवायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे एक बेनिफिट दिया है और डिसएडवांटेज दिया हुआ है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट छोड़ता है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं। साथ ही साथ अगर वो केमिकल्स प्लांट में सोक हो जाते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वही केमिकल्स इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में भी जाते हैं। जबकि मेन्योर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेन्योर में हम ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करते हैं जो कि टोटली बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट, है ना। हम रिसाइकल करते हैं फार्म वेस्ट को, ठीक। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज, मेन्योर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, अब हम जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे मेन्योर को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं हम कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, एंड दूसरा है ग्रीन मेन्योर। तो चलिए देखते हैं कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, जो वो प्रोसेस जिसमें हम फार्म का वेस्ट मटेरियल जैसे कि लाइव स्टॉक का एक्सक्रीटा, जैसे काउ डंग, गोबर, है ना, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स, ये सभी को हम जब डिकम्पोज कर लेते हैं पिट में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। और कंपोस्ट जो है इसी वजह से रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में। कंपोस्ट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं और भी एक तरीके से, अर्थवर्म को यूज करके, ठीक है। तो अर्थवर्म क्या करता है, फास्ट कर देता है प्रोसेस डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो जो डिकम्पोजिशन उसको करना होता है प्लांट और एनिमल रिफ्यूज का, उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है और इजीली हो जाता है वो डिकम्पोजिशन। इसी को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर क्या है भाई, सो करने से पहले किसी भी क्रॉप सीड को, या जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं सन हेम्प, गुआर, ये सब को जब हम ग्रो करते हैं, उनको ग्रो करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स जैसे कि सन हेम्प, गुआर, इनको ग्रो कर लेते हैं, है ना। और फिर इन्हीं को हम क्या करते हैं, मल्च कर लेते हैं बाय प्लोइंग, ठीक है। प्लॉ करके इन्हीं को मल्च कर देते हैं और इनको सॉइल के अंदर जो है अच्छे से वो कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो दीज ग्रीन प्लांट्स दस, यही ग्रीन प्लांट्स क्या हो जाते हैं, ग्रीन मेन्योर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी किस में हेल्प करते हैं, दीज इनरिच इन द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन मेन्योर। नेक्स्ट अब आते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आर कमर्शियली प्रोड्यूस, ये क्या होते हैं, कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK, ये कहाँ से मिलता है हमको, फर्टिलाइजर्स जो है फर्टिलाइजर से मिलता है। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, ये क्या करते हैं, अच्छे वेजिटेटिव ग्रोथ इंश्योर करते हैं। जैसे कि क्या, वेजिटेटिव मतलब लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, इन सब की ग्रोथ का ध्यान रखते हैं। गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स जो है ये फैक्टर्स होते हैं इन हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। हाई कॉस्ट फार्मिंग में हाई यील्ड भाई अगर मिलना है या चाहिए हमको, तो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम, ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करना है हमारी फील्ड में, उसका भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि प्रॉपर डोज हम दें, अगर ज़्यादा केमिकल हो गया, ज़्यादा फर्टिलाइजर हम डाल दिया, तो ये डिस्ट्रॉय कर सकती हैं हमारी क्रॉप्स को। या टाइम भी देखना होता है कि कब हम, जैसे प्री और पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस भी हमें ध्यान देने होते हैं कि भाई पहले फर्टिलाइजर के पहले क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डालने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि खराब हो जा रही है हमारी क्रॉप, तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है फर्टिलाइजर का,
ठीक है, ये ध्यान देते हैं। अब ये ना हो कि पता चला हमने इरिगेट फर्टिलाइजर तो हमने डाला, उसके बाद तुरंत हमने इरिगेट कर दिया अपने फील्ड को, तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर तो सब वॉश अवे हो जाएंगे सॉइल से, तो फुल्ली जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे प्लांट्स के थ्रू। तो इससे क्या होगा, एक्सेस फर्टिलाइजर जो है वो वेस्ट भी होगा, साथ ही साथ में ये वाटर पोल्यूशन भी करता है। ठीक। Now also, as we have seen in previous chapter, continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility. Continuous use अगर हम fertilizer का करते रहेंगे तो soil fertility भी destroy होती है, because the organic matter in soil is not replenished and microorganisms are harmed by the use of fertilizer. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सबसे पहले तो वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता है, प्लस दूसरा पॉइंट ये भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी हार्म, मतलब उनको भी चोट पहुंचती है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। प्लस साथ ही साथ में सॉइल क्या हो रही है, इसीलिए डिस्ट्रॉय हो रही है सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, अब जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स of using fertilizers and long term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered. भाई फर्टिलाइजर्स के तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मेन्योर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, देन अब आते हैं, क्वेश्चन है कंपेयर द यूज ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे डिस्कशन किया गया है अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये एक फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे कोई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं किया जाता है, हर्बिसाइड्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हर्बिसाइड पेस्टिसाइड क्या होता है, जो हर्ब को मारे वो हर्बिसाइड्स होती हैं, जो पेस्ट को मारे वो पेस्टिसाइड्स होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम इनपुट जो है ऑर्गेनिक मेन्योर का लगाते हैं। ठीक है, और जो भी रिसाइकल फार्म वेस्ट है उनको यूज करते हैं, या बायो एजेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। अब जैसे बायो फर्टिलाइजर्स को कैसे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैसे मेंटेन करते हैं, कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर को प्रिपेयर कैसे करा जाता है, तो क्या करते हैं, कल्चर करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी का बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज। ठीक है, नीम लीव्स को यूज करते हैं या टर्मरिक को हम यूज करते हैं, किस लिए, ग्रेन का स्टोरेज करने के लिए। बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये। विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम भी हम हेल्दी यूज कर रहे हैं, है ना, मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम उसमें यूज करते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी हम करते हैं, क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। ठीक है, तो these cropping systems are beneficial in insect, pests and weed control besides providing nutrients. यहाँ पे वीड लिखा हुआ है, ये वीड नहीं होगा, यहाँ पे वीड होगा, वीड, WEED। ठीक है,